नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र असेंबली में नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे और पवार ने बतौर एमएलए लिया हलफ। अपोजिशन महाविकास आघाड़ी के अरकान असेंबली ने पहले दिन हलफ लेने से किया इनकार। मुबैना गैर शफाफ इंतखाबी नताइज पर दर्ज कराया अपना एहतजाज। समाजवादी पार्टी ने एमवीए से अलग होने का किया फैसला। अबू आसिम आजमी ने बाबरी मस्जिद पर शिवसेना यूबीटी लीडर के मौक़िफ़ पर जाहिर की नाराजगी। मराठा बरादरी को रिजर्वेशन देने के लिए मनोज जारंगे पाटिल ने हुकूमत को दिया 5 जनवरी का अल्टीमेटम। और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के रुकन के तौर पर ऐवान के 3 रोज़ा खुसूसी इजलास के पहले दिन हलफ लिया। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी महाराष्ट्र असेंबली के मेंबरान की हैसियत से हलफ लिया। 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के फ़ौरन बाद तीनों कायदीन को कानून साज असेंबली के प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने बतौर एमएलए हलफ दिलाया। प्रोटेम स्पीकर ने दीगर एमएलएस को भी ओहदे का हलफ दिलाया। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना धड़े और अजीत पवार के एनसीपी धड़े पर मुश्तमिल महायुति इत्तेहाद ने इंतखाबात में 288 असेंबली सीटों में से 230 सीटें हासिल की हैं। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाप्रती मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन, भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन। माननीय उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे। मी एकनाथ संभाजी शिंदे विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। श्री दिलीप वळसे पाटील, श्री नानाभाऊ पटोले। मी दिलीप अनुसया दत्तात्रय गोविंदराव वळसे पाटील विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने इसी दौरान महाविकास आघाड़ी के अरकान ने हलफबर्दारी का बाइकआउट किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने असेंबली इंतखाबात के नताइज पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया। नाना पटोले ने गैर मुनसिफाना तर्ज अमल और हुकूमत पर वोटों में हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इसी वजह से अपोजिशन ने एमएलए के हलफबर्दारी की तकरीब का बाइकआउट किया। शिवसेना यूबीटी के लीडर आदित्य ठाकरे ने भी ऐलान किया कि ईवीएम के मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए असेंबली इजलास के पहले दिन अपोजिशन अरकान ने एमएलए के तौर पर हलफ नहीं लिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर ये अवाम का मैंडेट होता तो लोग खुश होते और इसका जश्न मनाते, लेकिन लोगों ने कहीं भी इस जीत का जश्न नहीं मनाया। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है और आज मॉक पोलिंग को भी अगर
चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है, ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए, सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ। ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है, जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की वो जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है और ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को रख के कर रहे हैं। आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट न जनता का है न महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं ली है इसी के लिए नहीं ली क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने हफ्ते को ऐलान किया कि इनकी पार्टी ने महाराष्ट्र के अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास आघाड़ी से दस्तबरदारी का फैसला किया है। अबू आसिम ने इल्जाम लगाया कि शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में अपनी हालिया शिकस्त के बाद हिंदुत्व एजेंडा अपनाया है, जिससे समाजवादी पार्टी को इत्तेहाद के साथ अपनी वाबस्तगी पर नजरसानी करने पर मजबूर किया गया। समाजवादी पार्टी का इकदाम शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे के करीबी साथी मिलिंद नार्वेकर के मुबैना तौर पर बाबरी मस्जिद के निदाम और एक मुतलका अखबार के इश्तहार की तारीफ के बाद सामने आया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 एमएलएज हैं और दोनों अरकान ने आज एमएलए के ओहदे का हलफ लिया। बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। हाँ, इस मुद्दे पर मैं भी कह रहा हूं कि ईवीएम हट जाना चाहिए। एक बार लोगों को डाउट अगर है कि ईवीएम से हैकिंग होती है, ईवीएम से जो है लोगों को जिताया जाता है, हराया जाता है, तो एक बार जनता की मांग पे सबको इकट्ठा होकर के ईवीएम को हटा देना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जाकर के वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूं कि फिर ये महाविकास आघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। नहीं, डीएनए मतलब देखा, यहाँ किसी मुसलमान ने आज तक किसी हिंदू को पकड़ के मारा नहीं कि तुम अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह वगैरह बोलो। किसी मुसलमान ने मंदिर के नीचे मस्जिद है, आज तक ऐसा नहीं उठाया। किसी मुसलमान ने मंदिर के सामने आकर बाजा बजा कर डिस्टर्बेंस नहीं किया। मुसलमान तो मंदिर के सामने जाकर ठंडा पानी पिलाना चाहता है और आप ही सब कर रहे हो और आप कह रहे हो कि डीएनए जो बांग्लादेश में अगर हो रहा है तो यहां तो उससे ज्यादा हो रहा है, तो डीएनए आपका उनका एक है। और इस मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे साजिद खान की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। साजिद साहब, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 एमएलएज हैं और दोनों ने आज एमएलए के ओहदे का हलफ लिया, लेकिन इसके साथ ही अबू आसिम आजमी ने यह भी ऐलान एक तरह से कर दिया है कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रहेंगे। किस तरह से इसको देखा जा रहा है? विधानसभा चुनाव नतीजे के पास से शिवसेना के रुख में थोड़ी सी मतलब एक नया उसने लाइन अपनाई है। वो चाह रही, वो हिंदुत्व की तरफ अपने तरफ रुख कर रही है। उससे कई स्टेटमेंट इस तरह के आए और दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश को लेकर के शिवसेना यूपीटी ने प्रोटेस्ट किया, जिसमें बहुत सारी बातें उठाई, जिसमें ये कहा जा सकता है कि उसको ये एहसास हुआ है कि उसने सेकुलर पार्टियों से रिश्ता जोड़ के अपने जो कोर वोटर्स हैं उनको दूर कर लिया है। तो इस वजह से उनके रुख में है, तो उसका रुख जो है वो शिवसेना के रुख का अगर ये सपोर्ट करते या समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर मुंबई महाराष्ट्र में खासतौर से माइनॉरिटी है, मुस्लिम्स है, तो अगर ऐसी सूरत हाल में वो अपने आप को महाविकास आघाड़ी के साथ जोड़े रखते तो खासा खिमाजा भुगतना पड़ता, क्योंकि वोटर, उनका जो कोर वोटर है वो इसको पसंद नहीं करता कि जहां पर शिवसेना हिंदुत्व की बात कर रही है, जहां पर मुसलमानों को इस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश के जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मुस्लिम्स को भी इसमें लेने की कोशिश की गई थी। तो जहां पर इस तरह की बातें हो रही हैं उसमें अगर
समाजवादी पार्टी जुड़ी रहती है तो उसको नुकसान हो सकता था, इसलिए उसने ये डिसीजन लिया है। बिल्कुल साजिद, लेकिन साजिद एक चीज और यहाँ पे जानना चाहूंगा कि महाविकास आघाड़ी पहले ही कमजोर है। चुनाव के जो नतीजे आए अगर हम उसको देखें तो अपोजिशन बहुत कमजोर है। समाजवादी पार्टी के 2 MLAs हैं और अगर दोनों ने भी साथ छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है अपोजिशन इस बार महाराष्ट्र में बहुत कमजोर नजर आएगा। हाँ, बेशक बहुत कमजोर नजर आएगा और आ रहा है, और मेरे ख्याल से अभी और भी टूट के इम्कान है, क्योंकि अब मेरी जो बातें शिवसेना लीडरों से हुई है वो सीधा बोल रहे हैं कि वो उनको कांग्रेस और एनसीपी के साथ लड़ने की वजह से नुकसान हुआ है। हालांकि लोकसभा इलेक्शन में के वक्त उनको खासा फायदा भी हुआ था, लेकिन विधानसभा के नतीजे ने उनको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है। तो हो सकता है कि कुछ और भी खबरें सुनने को मिले कि अभी जो नगर महापालिका के इलेक्शंस होने वाले हैं महाराष्ट्र में, मुंबई से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में, तो उसमें महाविकास आघाड़ी मेरे ख्याल से शिवसेना बिल्कुल साथ नहीं जाना चाहेगी कांग्रेस और एनसीपी के। तो ये टूट होने के बाद और भी संख्या नंबर कम होने के चांसेस हैं। इवन की विपक्ष का जो नेता चुनने की भी मसला आ गया है। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो उनको विपक्ष का नेता बनाती है महाविकास आघाड़ी किसी दल को कि नहीं। बिल्कुल उतने नंबर भी नहीं है। बड़ा दिल दिखाना चाहिए सरकार को, विपक्ष का नेता पद देना चाहिए विपक्ष को, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ करेगी बीजेपी और अलायंस। बिल्कुल साजिद, एक चीज और यहाँ पर देखने वाली थी कि अबू आसिम आजमी का ये भी दर्द छलका कि चुनाव से पहले उनसे बातचीत नहीं की गई, महाविकास आघाड़ी की जो भी मीटिंगें होती थी उसमें नहीं बुलाया जाता था। ये भी दर्द कहीं ना कहीं छलकता हुआ नजर आया है। हाँ देखिए, ये तो शुरू से ही वो था, क्योंकि वो 11 सीट की पहले मांग कर रहे थे, फिर उसके बाद वो 7 पे आए, और सीटें नहीं मिलने के बाद उनकी नाराजगी तो शुरू से देखी जा रही थी। मुझसे उनकी जब मुलाकात हुई तो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि देखिए महाविकास आघाड़ी डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी से, और उसका मकसद सिर्फ यही लग रहा है कि वो अपने आप को मुसलमानों के साथ खड़ा रखना नहीं चाहती। तो ये बातें अबू आसिम आजमी ने मुझसे कही थी ऑफ रिकॉर्ड। तो हाँ, तो इस तरह से वो उनका मन पहले ही था, इलेक्शन चुनाव से पहले ही ये मन बना चुके थे कि महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रहना। हालांकि इंडिया अलायंस में अभी समाजवादी पार्टी यूपी और जहाँ पर है वहाँ पे उनका अलायंस चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूपी में भी अब बहुत दिन तक कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी रहेगी, क्योंकि बहुत जो परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का महाराष्ट्र में और हरियाणा में, उसने बहुत सी पार्टियों की आंखें खोल दी है, सोचने पर मजबूर किया है। चुन रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद इस तमाम जानकारी के लिए। मालेगांव सेंट्रल से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली मुफ्ती इस्माइल ने आज महाराष्ट्र असेंबली में बतौर MLA अपने ओहदे का हलफ लिया। मुफ्ती इस्माइल असेंबली में MIM के वाहिद नुमाइंदा है। मुफ्ती इस्माइल ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह ऐवान में अहम मसाइल को उठाएंगे। मोहम्मद खालिक, मी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही व तौफ़ीक़िही ततिम्मुस्सालिहात वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक, जिसे महाराष्ट्र असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह पाक के नाम पर हलफ लेता हूँ कि भारतीय कानून की पासदारी करते हुए भारत की अखंडता और सालिमियत के लिए जद्दोजहद करता रहूँगा और बहैसियत MLA अपनी जिम्मेदारियों और अपने फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देता रहूँगा। एक अहम पेशरफ्त में महकमा इनकम टैक्स ने मुबैना तौर पर महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार और उनके ख़ानदान से 2021 में जब्त की गई 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जायदादों को क्लियर कर दिया है। ये फैसला बेनामी जायदाद के लेन देन की रोकथाम के अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने दिया है। ट्रिब्यूनल ने अजीत पवार और उनके ख़ानदान के पास बेनामी जायदादों के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इस मामले पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए अजीत पवार का कहना है कि हमेशा सिर्फ इल्ज़ामात को कबूल करना ज़रूरी नहीं है, हर किसी को अपील करने का हक है। मैं भाजपा के साथ कब गया हूँ 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल क्या हुआ? कुछ भी अगर उन्होंने जो भी एलिगेशन किया वो सच्ची, उसमें सच मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर एक को अपील करने का अधिकार है और उन्होंने डिसीजन दिया है। कांग्रेस लीडर विजय का कहना है कि जब भी हम
ईवीएम वीवीपैट की जांच करने की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन हमेशा मोक पोल की बात करता है। कमीशन हमें ईवीएम को 100% चेक करने की इजाज़त नहीं देता है। कांग्रेस लीडर ने पूछा कि अगर ईवीएम के साथ कोई मसला नहीं है तो फिर मारा कोआड़ी गांव में दोबारा पोलिंग कराने में क्या हरज है। इन्होंने कहा कि पूरा गांव दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर रहा है। क्यों क्या जाए, इलेक्शन कमीशन ने तो जो निर्णय लिया है, जो सुधार किया है, अगर हम लोग वहाँ पे ईवीएम चेक करने की बात करते हैं, वीवीपैट चेक करने की बात करते हैं, तो वो कहता है नहीं, ईवीएम में मापतोल करो, हम लोग वीवीपैट 100% चेक नहीं करेंगे। मशीन क्या है ये देखो, इससे क्या पता चलता है। ये देखिए वो झूठ का सब सहारा है। हमें ये जो चुनाव हुआ है वो चुनाव पारदर्शी हुआ है, इससे हम समझते नहीं है। सवाल आज का यही है कि ईवीएम। अपोजिशन एमएलएस के हलफ ना लेने के फैसले पर शिवसेना लीडर मनीषा कैंडे ने अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने अपोजिशन के उस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया कि इलेक्शन गैर शफाफ तरीके से हुए हैं। देखिए ये बहुत ही बचकाना हरकत ये लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे अगर सारे चुनाव कल अभी देखिए विधान परिषद के चुनाव भी बैलेट पेपर पर होते हैं, फिर वो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक पर ले लो। ऐसे देश भर में अगर यही चलता रहा तो कोई सरकार ही नहीं बनेगी। और जो कुछ जिस प्रकार से भी इलेक्शंस हुए हैं वो सब कायदा कानून और संविधान के संवैधानिक पद्धति से हुए हैं। तो इनका ये जो सारी हरकतें कर रहे हैं बचकानी हरकतें। मराठा बिरादरी को रिजर्वेशन देने के लिए मनोज जारंगे पाटिल ने हुकूमत को 5 जनवरी का अल्टीमेटम दिया है। मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि दोबारा इस तहरीक में शिद्दत पैदा करने का इत्तेबा दिया। इन्होंने कहा कि काबीना की तश्कील होते ही अनशन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री पद पर कल देवेंद्र फडणवीस इन्होंने शपथ ली है। अपने साथ में मराठा आंदोलक मनोज जारंगे पाटिल है। पाटिल क्या कहेंगे, देवेंद्र फडणवीस इन्होंने जो है तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चांगली गोष्ट आहे, तिघांना पण खूप खूप शुभेच्छा मनापासून। परंतु आता आपण बसलायत, पालकत्व आपण स्वीकारलंय, जनतेचं या महाराष्ट्रातल्या गोरगरिबांचे काम होणं गरजेचं आहे। मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न आता तातडीनं मार्गी काढणं गरजेचं आहे। मराठा पुन्हा पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात येऊ नये, कारण मराठा जर आता पुन्हा पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आला तर तुम्हाला त्रास होऊ शकतो, कारण सहन आता किती दिवस करायचं। आणि आमच्या विषयी बाबरी मस्जिद की याद में जालना में रजा अकेडमी की तरफ से इज्तिमाई अजान का एहतमाम किया गया। कई लोगों ने जमा होकर एक साथ अजान दी। मौलाना सैयद जमील ने कहा कि हर साल रजा अकेडमी की जानिब से इज्तिमाई अजान दी जाती है। वर्शिप एक्ट जो है 1991 का, वो उसको लागू करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। हमने दुआ की है, अजान के कलमात दोहराए है। अल्लाह से दुआ है कि मौला हमारी अमल को कबूल फरमाए। औरंगाबाद में भी रजा अकेडमी ने बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर इज्तिमाई अजान दी। रजा अकेडमी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी चंपा चौक पर इज्तिमाई अजान दी गई। इस मौके पर हाफिज आरिफ नूरी, जावेद कुरैशी समेत रजा अकेडमी के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। 32 सालों से यहाँ पर रजा एकेडमी की जानिब से अजान कर कर अपना नाराज़गी जाहिर की जाती है, एक निषेध किया जाता है, एक प्रदर्शन किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 32 सालों से पुरअमन तरीके से हम यहाँ पर अजान देकर अपना प्रदर्शन करते हैं, इस नीयत से कि इस दिन को हमारी कौम याद रखे। जो कौम तारीख को याद रखती है वो कौम जिंदा रहती है। हमारी कौम से भी गुजारिश है कि अपनी तारीख की तरफ पलटे, अपनी तारीख को पढ़ें। जो अज़ां एहतिजाजी अज़ां का हम देते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद इस मुल्क में, हमारी बाबरी मस्जिद को छीना गया, वो बाबरी मस्जिद जो है हमको वापस मिले, ये एहतजाज हमारा चालू रहेगा। हमारी नस्लों के अंदर हम ये एहतजाज को मुंतकिल करेंगे। आज हम है, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये बाबरी मस्जिद का एहतजाज हमको जारी। बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले पर मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल औरंगाबाद की तरफ से डिवीजनल कमिश्नर के तवस्सुस से सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम रवाना किया गया। कौंसिल के नुमाइंदों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया है, कसूरवारों को सजा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जो पूरे इंडिया पे लागू हो रहा है और लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाद लोगों ने नहीं किया है। लेकिन जिस अंदाज से वो डिसीजन दिया गया है वो सिर्फ आस्था की बुनियाद पर है,
तत्वों की बुनियाद पे नहीं दिया गया है, फैक्ट्स की बुनियाद पे नहीं दिया गया। ये भी हमने बात उसमें हम ये कहना चाहते हैं, उसके बावजूद जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, जैसा डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को जब डिमोलिशन हुआ है, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम कहा है कि ये क्रिमिनल एक्ट है। और जब ये क्रिमिनल एक्ट था तो इसके करने वाले क्रिमिनल्स हैं, वो क्रिमिनल्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और उनको सज़ा क्यों नहीं दी गई। हमारी मांग ये थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सज़ा दी जाए अगर वो उन्होंने क्राइम किया है। परभनी मुस्लिम कमेटी ने जिला इंतजामिया के जरिए सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम रवाना किया। कमेटी के नुमाइंदों ने इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ कानून के मुकम्मल निफाज और बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कमेटी के नुमाइंदों ने कहा कि हमें यकीन है कि इंतजामिया इस मामले को संजीदगी से लेगी और मुल्क के आइनी उसूलों को तरजीह देने के लिए फौरी इक़दाम करेगी। सबसे पहले तो आपने जो बताया कि आज मुल्क का जो माहौल है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी यूपी के संभल के अंदर मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी क्या देश के अंदर कानून बाकी रहा? देश का कानून खत्म हो चुका है। अगर जो वापिस देश के अंदर अमन सुकून शांति लाना चाहते हैं, जो लोग बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 6 दिसंबर हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के लिए एक ब्लैक डे और एक काला दिन, सारे मुसलमानों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान के रहने के लिए कोशिशें करते हैं। हम यही कहेंगे कि बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ है नाइंसाफी है और मुल्क में जो दिन ब दिन हिंदू मुस्लिम और जो अमन मुल्क का खराब हो रहा है, इसका तकाजा यही है कि आप बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ दिलाइए। जिस दिन बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ होगा, इंशाल्लाह इस मुल्क में अमन कायम होगा। इसी के साथ साथ 1991 का जो एक्ट है उसको सख्ती के साथ अमल किया जाए। जब कानून होने के बावजूद भी कोर्ट ये फैसला दे ही नहीं सकता, तो कोर्ट का फैसला भी गलत है। किसी मस्जिद के सर्वे के लिए, जो सर्वे के लिए बार बार फैसले दिए जा रहे, हुक्म दिया जा रहा, वो सर्वे भी गलत है, वो गैर कानूनी। जो आदेश बाबरी मस्जिद के लिए आया और वो आस्था की बुनियाद पर जमीन चली गई, हम खामोश है। हम कयामत में उसको लेके रहेंगे और उससे पहले अगर अल्लाह ने ताकत दिया तो भी हम लेके रहेंगे। एक मगर आइंदा की बात हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 91 का जो एक्ट है, 47 में जो जिस हालत में धार्मिक स्थल है उसे वैसा ही रखा जाए। ये पार्लियामेंट का कानून है और उसी नांदेड़ के सचखंड गुरुद्वारा में डोनेशन की सूरत में जमाशुदा जेवरात में मुबैना बदउनवानी का एक संगीन मामला सामने आया है। इस मसले पर गुरुद्वारा बोर्ड के साबिक अरकान सरदार रविंदर सिंह पुजारी और रंजीत सिंह गिल ने इस मामले को औरंगाबाद हाई कोर्ट में उठाया है। दरख्वास्त गुजारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले की तफसीलात को उजागर किया। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अतिया में मिलने वाले सोने को पिघलाने के अमल में शफाफियत नहीं बरती गई। दरख्वास्त गुजारों का इल्ज़ाम है कि पिछले 50 सालों में गुरुद्वारे को 94 किलोग्राम सोना बतौर अतिया मौसूल हुआ था, लेकिन इससे सिर्फ 48 किलोग्राम ब्रैकेट तैयार किए गए, जिस पर यह सवाल उठाया गया कि इतना बड़ा फ़र्क कैसे मुमकिन है। अब इस मामले में अदालत ने महकमे मालियात के सेक्रेटरी और नांदेड़ के जिला मजिस्ट्रेट को 18 दिसंबर तक अपना जवाब पेश करने की हिदायत दी है। जैसा कि जो कलियां थे, ये सोना तो पिघलाया गया है, सोने के अनमोल चीज़ें थे जो कि अशरफियाँ थे, बहुत कुछ चीज़ें थे, और उसमें एक महारानी जिंद कौर का हार था जो कि महाराजा रंजीत सिंह के वाइफ होने के कारण वो हार की बड़ी अनमोलता चीज़ थी, उसका कोई मोल नहीं लगा सकते, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के वाइफ का हार रहने के वजह से उसकी कीमत नहीं लगा सकते थे। और अगर वो हम श्रद्धालुओं को बताते थे तो काफ़ी चीज़ों का हमारा फ़ायदा होता था उसमें। और जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज को 1900 जो पहले भी थे, मगर 70 से जो कलगियाँ आए थे, जो हम पगड़ी पे लगाते कलगी, तो वो कलगियाँ आए थे, कम से कम 55 से 56 कलगियाँ थे, जो कि जिनकी धरोहर इतनी पुरानी थी, जो पुराने चीज़ें थे, पुरातत्व विभाग के थे, और इतने एंटीक पीस थे जो कि अगर हम सिख श्रद्धालुओं को बताते थे या सिख समाज को बताते थे, उसमें काफ़ी श्रद्धालु खरीदने और दानी पुनी है, वो लोग अगर खरीदते थे तो कम से कम 500 से 600 करोड़ का या 1000 करोड़ का भी फायदा होता था, क्योंकि वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज तख्त साहब के कलगियाँ थे। और हर श्रद्धालु को एक आस रहती कि गुरु महाराज का कोई प्रसाद होना हमारे को, तो वो प्रसाद के तौर पर अगर हम कलियाँ नीलाम करते थे या देते थे तो काफ़ी पैसा और काफ़ी जमा पूंजी हमको जमा हो जाती थी, जो कि एंटीक पीस थे।
हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि हम समाज के एक जागरूक नागरिक और समाज सेवक रहने के नाते हमें जो जानकारी दी गई थी कि भाई अपने पास गुरु घर में 94 किलो सोना था, और जब इसे गला के और इसे पिघाल कर जब इन्होंने कहा कि ये अब जो है 48 किलो जो है 24 कैरेट सोना हमने बना दिया है, तो मन में यही शंका आई कि भाई ये चीज़ जो है गलत हुई है, इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। और इसके अंदर तत्कालीन प्रशासक डॉक्टर पसरीचा जी, परविंदर सिंह पसरीचा जी ने एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।